हेलो एवरीवन। अभिषेक हियर। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन ड्रग एस्प्रिन के बारे में। वेल नोन ड्रग है। मैंने कभी ना कभी इसको लाइफ में यूज़ किया है फॉर द पेन, फॉर द फीवर और मैनी फॉर पर्पसेस। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि एस्प्रिन है क्या, कहाँ से डिराइव हुआ, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। एस्प्रिन ओल्डेस्ट एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, केमिकली नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, work as stopping production of natural substance that cause fever, pain, swelling, and blood clots. Has diverse clinical use from pain relief to cardiovascular protection. Firstly synthesized in 1897, NSAID क्लास की ड्रग है। NSAID मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। NSAID में भी इसकी जो क्लास है वो नॉन सिलेक्टिवली कॉक्स इनिबिटर है, जिसमें भी ये सब क्लास के अंदर आती है जिसका नाम है सैलिसिलेट, जो कि इसके नेम से पता चलता है कि ये अगर इसके नाम में सैलिसिलिक एसिड आता है तो ये सैलिसिलेट क्लास से बिलोंग करेगी। ओरल रूट से ये दी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं केमिस्ट्री एंड डोज डिपेंडेंट एक्शन के बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर वेल नॉन स्ट्रक्चर फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट। मैंने कभी ना कभी इसको लाइफ में ड्यूरिंग फार्मेसी ड्रॉ किया ही है। अगर बात करें इसके डोज की, लो डोज पे ये प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन दोनों के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जबकि हायर डोज पे ये थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस ओनली थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस को ही इनहिबिट करता है, जो इंटरफेयर करता है हमारे प्लेटलेट के एग्रीगेशन के साथ और ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करता है। इसी चीज़ को देखते हुए हम अपने ऊपर एक पॉइंट पे आते हैं कि ये पेन रिलीफ के साथ कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शन कैसे करता है। मीन्स अगर आप देखेंगे कि ये ब्लड में प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से ब्लड थिन होता है। तो जिनकी आर्टरी में या ब्लॉकेज होता है लिपिड की वजह से या अनदर रीजंस की वजह से, तो उनमें ब्लड थिन होगा तो ब्लड का पासेज इजीली हो पाएगा। इसकी वजह से इसको कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उन पेशेंट्स के लिए जिनका अभी रिसेंट एक्सीडेंट हुआ है या जिनको ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि अगर ब्लड थिन हो जाएगा तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, प्रोलॉन्ग होगा, तो उस ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है इन सीवर केसेस। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके मैकेनिज्म और एक्शन के बारे में, तो एस्प्रिन है ये सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिवली कॉक्स वन कॉक्स टू दोनों को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन जीएटी में डिक्रीज होता है, थ्रोम्बोक्सिन का सिंथेसिस डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट का डिसएग्रीगेशन होता है। अब यहाँ पे हमारा जो मैकेनिज्म दिया गया है वो अल्सर के दिया हुआ है कि ये अल्सर को कॉज कैसे करती है। एस्प्रिन एस्प्रिन जो होती है कॉक्स वन कॉक्स टू को नॉन सिलेक्टिवली इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से जो हमारे जीआईटी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होती है। अब जीआईटी के अंदर हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल होता है वो होता है म्यूकोस का प्रोडक्शन करना ऑन द सरफेस ऑफ जीआईटी, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट रहती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब अगर ये प्रोटेक्शन लेयर ही हट जाएगी तो वो डायरेक्टली हमारी जो सरफेस है जीआईटी को उसको इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसमें अल्सर होने की चांसेस इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि एस्प्रिन जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अल्सर पेशेंट्स के लिए, उनको ये बिल्कुल भी नहीं दी जाती। अब नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो एसिडिक ड्रग है, वेल नोन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होगी, बट समटाइम कुछ पार्ट इसका स्टोमक से भी एब्जॉर्ब हो जाता है, बट रेयर केस। अगर इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो एस्प्रिन हमारी जो है एक प्रो ड्रग है। जब ये बॉडी के अंदर जाती है तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड से सैलिसिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है। तो आपके और मेरे माइंड में आता है कि हम डायरेक्ट सैलिसिलिक एसिड क्यों नहीं देते थे, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड जो है वो हमारे जीआईटी के अंदर स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की फॉर्म में दिया जाता है। जब ये हमारे बॉडी में जाता है तो फर्स्टली ये प्रो ड्रग है, तो पहले ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा जो कि है सैलिसिलिक एसिड। पर इसका फर्स्ट मेटाबॉलिज्म हो गया सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्जन। सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्जन होने के बाद में ये अपने बॉडी में अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में जो हमारे बॉडी के अंदर G6PD एंजाइम होता है लीवर के अंदर, वो इसका मेटाबॉलिज्म करके इसको कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा सैलिसिलिक एसिड के अंदर, जिसके बाद इसका इजीली एक्सक्रीशन हो जाता है थ्रू रीनल। और अगर इसकी हाफ लाइफ की बात करें तो वो 15 से 20 मिनट की होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में कि ये बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या एक्शन प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें जीआईटी के अंदर, क्योंकि सबसे पहले जीआईटी में ही ये जाती है, बट नहीं, इसमें पहला ऐसा कोई रूल नहीं है। जीआईटी के अंदर ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रेशन को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारा गैस्ट्रिक के अंदर इरिटेशन होता है, उसकी वजह से एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, नोजिया एंड वोमिटिंग एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में अगर ब्लड के अंदर इसके इफेक्ट की बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि जैसे कि ये प्लेटलेट के डिसएग्रीगेशन को इंक्रीज करता है,
जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम का प्रोलंगेशन होता है। कैसे होता है? क्योंकि ये थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। उसके बाद में अगर मेटाबॉलिक हाई डोज पे इसकी बात की जाए तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज इनहांस ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इंक्रीज कॉजिंग इन फॉल इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। उसके बाद में अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एज इसकी एक ट्रिक है एस्प्रिन, ए से अस्थमा, एस से सैलिसिलिज्म, बी से पेप्टिक अल्सर, आई से आयन अनकपलिंग एज प्लेटलेट डिसएग्रीगेशन, आर से रेस सिंड्रोम, आई से इडियोसिंक्रेसी, एन से नॉइज स्टिफनेस। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि एस्प्रिन अस्थमा कॉज कैसे करेगा। तो इसके लिए हमें इसके मैकेनिज्म एक्शन पे जाना पड़ेगा। जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस होता है वो हमारी मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड से होता है। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एक एसिड बनाती है जिसका नाम है आर्किडोनिक एसिड। जो आर्किडोनिक एसिड है वो दो चीज़ों का सिंथेसिस करता है। एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज, और दूसरा होता है लिपोऑक्सीजिनेज जो ल्यूकोट्राइन्स का सिंथेसिस करता है। अब यहाँ पे एक आता है कि नसेट जो हमारी है वो कॉक्स 1 कॉक्स 2 को इनिबिट करती है। अगर कॉक्स 1 कॉक्स 2 इनिबिट हो रहा है तो आर्किडोनिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो हायर फॉर्म पे लिपोऑक्सीजिनेज का सिंथेसिस करेगी। लिपोऑक्सीजिनेज से जो ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, ल्यूकोट्राइन्स हमारे ब्रोंकाइस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो ब्रोंकाइस का कंस्ट्रिक्शन करता है। तो अगर ये अस्थमा के पेशेंट को दिया जा रहा है तो उसके अंदर अगर ब्रोंकाइस का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वहाँ पे फिर उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए ये अस्थमा के पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटर है। सेलिलिज्म ये होता है कि सैलिसिलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से ये पॉइजनस हो जाता है। इसको सेल्युलिज्म कहते हैं। पेप्टिक अल्सर अभी आपको बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है जीआईटी के अंदर जिसकी वजह से म्यूकस का सिक्रेशन नहीं हो पाता और जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। प्लेटलेट डिसएग्रीगेशन थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है जिसकी वजह से प्लेटलेट डिसएग्रीगेशन हो रहा है। रेस सिंड्रोम ये एक नया टर्म है कि रेस सिंड्रोम होता क्या है। एक्चुअल में जो G6PD एंजाइम है वो हमारे जो चाइल्ड्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर वेल डेवलप नहीं होता, उसका सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो एस्प्रिन जो है उसका जो एक्टिव फॉर्म है सैलिसिलिक एसिड उसका मेटाबॉलिज्म होगा कैसे? क्योंकि सैलिसिलिक एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए G6PD इज रिक्वायर्ड। अगर वो नहीं है तो सैलिसिलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो उसकी वजह से सैलिसिलिक एसिड का बॉडी के अंदर अक्यूमुलेशन होगा जिसकी वजह से बच्चों के अंदर रेस सिंड्रोम कॉज होता है। इसलिए एस्प्रिन बच्चों के लिए अवॉइड की जाती है, उनको नहीं दी जाती। इडियोसिंक्रेसी, अब इडियोसिंक्रेसी कैसे? हमारे बॉडी के अंदर G6PD एंजाइम है जो इसके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो G6PD डेफिशिएंस होते हैं। अगर उन पेशेंट्स को एस्पिरिन दी जाती है तो उनका ब्लड थिन होगा और अगर बाय चांस अगर उनका एक्सीडेंट होता है या कोई ब्लीडिंग का केस आता है तो ब्लड थिन है तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। नॉइज स्टिफनेस मीन्स आपके कान के अंदर सीटी की आवाज़ गूंजना, लाइक दैट। अब उसके बाद में थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एक्यूट रेमेडिक फीवर में यूज होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पोस्ट माइक्रोडियल इंफ्रैक्शन एंड पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स में यूज की जाती है और प्रिवेंशन ऑफ प्रीक्लैम्सिया के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।